तो क्या पाकिस्तान के साथ भी पूरी तरह से लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। वाकई में आपने बिल्कुल सही बात कही। जब उस दिन हमने देखा कि हमारा इस्लामाबाद में हमने कब्जा कर लिया है तो मेरा सिर तो शर्म से झुक गया। इतना ही नहीं, खबर यह भी थी कि वहां के आर्मी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, वहां कू हो गया। जी कू हो गया, कू हो गया। और मैं रात को 1:30-2 बजे तक कंफर्म करता रहा, भाई ये क्या हो रहा है। ये वाकई में पत्रकारिता के नाम पे शर्म है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता के साथ, अगर मैं होता वहां पे तो ईमानदारी की बात है, जिस भी रिपोर्टर ने खबर की होती पूरी टीम को मैं डिसमेंटल कर देता और अगले 20 साल तक पत्रकारिता न करे, ये मैं इंश्योर करता। हमारा कीजिएगा, हमारे जनू साहब माफ करेंगे मुझे, रिटायर्ड फौजी वहां पर बैठ करके कह रहे थे कि आज की रात भारी पड़ेगी पाकिस्तानियों पर और उसके बाद हमारी सेनाएं कहर बन के टूट पड़ेगी। मुझे तो जो कुछ तो हो रहा है मीडिया ने जो किया कि वहां एक्सपर्ट बिना पर 2 लोग बैठे हुए थे, वो बिल्कुल इस तरह की बात कर रहे हैं कि भारत तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी जिस तरह के साजो सामान चीन से आ रहा है उसकी टक्कर भी हमारे पास नहीं है। यहाँ जैसे कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनके पास में आने वाला J-57 चीन का बना हुआ, वो हो सकता है कि चीन उसको टेस्ट करना चाहता हो भारत के खिलाफ, लेकिन कैसा भी हो वो भारत के खिलाफ अगर वो इस्तेमाल हो, हमारे पास उसकी काट अभी नहीं है। हम पिछले 10 साल से यही बहस कर रहे हैं कि कौन सा हमें विमान चाहिए 5th जनरेशन। हमने रूस के साथ ये समझौता किया था कि हम Su-57 उनके साथ मिलकर बनाएंगे, लेकिन 2018 में भारतीय सेना के ही की सलाह पर भारत उससे अलग हो गया और आज भारत के पास में कोई विकल्प नहीं है। अभी भारत ने ये तय किया है कि वो अपना ही एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएगा, हालांकि उसकी भी कई साल से तैयारी हो रही थी, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो अब भी ये लगता है कि अगर अब भी वो तैयार होते हैं तो 2035 में वो विमान लड़ने लायक होंगे, यानी 10 साल तक हम तो बिल्कुल खाली बैठे हैं। तो हमें सच में ये बहुत चिंता की स्थिति है भारत के लिए कि चीन तो क्या पाकिस्तान के साथ भी पूरी तरह से लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। अगर हमारे लॉसेस हुए हैं, चौहान साहब ने कह रहे हैं कि 6 हमारे फाइटर गिरे हैं, मैं नंबर्स में नहीं आना चाहता हूं। कोऑपरेटिव इंटरसेप्शन कि पाकिस्तान के लड़ाकू जहाजों ने, विमानों ने अगर कोई हमारे विमान गिराए हैं, जो भी संख्या हो, पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाजों के साथ, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमानों के साथ, जो विमान है J-10 है उसके साथ लिंक है, वो विमान में जो P-12 P-15 एयर टू एयर मिसाइल है उसके साथ लिंक है। मतलब जैसे आप लिंक हैं इस वक्त 4 पैनलिस्ट और आप हैं, ऐसे ही विमान की मिसाइल, विमान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान, सैटेलाइट, वो सब लिंक करके इनपुट दे रहे हैं कि मिसाइल आप कब छोड़ोगे, ताकि जो एडवर्सरी है उसको पता नहीं लगे और वो मिसाइल उनको हिट करता है तब उसको पता करता है, वो निकल आता है, रिजेक्ट करता है। हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है पाकिस्तान की एक जॉइंट वॉरफेयर स्ट्रेटजी से, जहां नुकसान हमें पड़ता है। वो J-35 है जो शायद पाकिस्तान को मिल रहा है, J-57 नहीं। J-57 जो लड़ाकू विमान है 5वीं पीढ़ी का, वो रूस बनाता है। ये मैं करेक्ट करना चाहता था कि आपके माध्यम से कोई गलत खबर बाहर न जाए। और सबको मालूम है, और चीन की रणनीति भी है, चीन का तरीका ये है कि दोस्ती की बात भी करो और अपना प्रभाव भी बढ़ाते रहो। आप देखिए कि जिस तरह जो डोकलाम हुआ और डोकलाम के बाद जो लद्दाख में जो सारा एक्सप्लोरेशन हुआ, उसके बाद नतीजा क्या हुआ, वो 4 कदम आगे आ गए और 2 कदम पीछे चले गए। हम खुश हो गए कि हमने पीछे कर दिया, जबकि हमने 2 कदम उनको दे दिया, लेकिन चीन ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं गवाह हूं उस स्टेटमेंट का जब चाइनीज विदेश मंत्री ने इन प्रेजेंस ऑफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की उपस्थिति में कहा कि वन ऑफ आवर नेबर इज ट्राइंग टू रीड्रॉ द बाउंड्री। दैट इज विनोद जी, आपका ऑडियो में समझ गया था। विनोद जी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ा मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, की आवाज कट रही है। नरेश कौशिक जी, जिसको विनोद जी इशारा कर रहे थे, जबकि भारत की उतनी नहीं थी, भारत की अब
तो और उससे भी कम है। तो अगर भारत की जीडीपी अगर 10% अगले 20 साल तक रहती है, तब भी हम चीन तक नहीं पहुंच पाएंगे अभी की जो स्थिति है। तो चीन तो नहीं चाहता हमें और भी आगे बढ़ना, इतना भी आगे नहीं बढ़ना, और इसीलिए उसके बाद उन्होंने सीमा पर फौजों का जमावड़ा किया, और उसके बाद जिस तरह भारत को बातचीत करनी पड़ी और भारत में भी राजनीति हुई इसको लेकर के, और कुछ चीजें कई जगह कुछ जो पीछे भी हटे, लेकिन उनकी स्थिति है ये कि 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे हट जाते हैं, कहते हैं पीछे हट गए। ये तो ये है। दूसरा क्या है, चीन दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब क्योंकि अमेरिका, जिस तरह हम अमेरिका के साथ में रिश्ते बनाते हैं, तो उनको उसको लगता है भारत कहीं अमेरिका के साथ जाकर के हमारे रास्ते का रोड़ा न बने, उस वर्सेस को चुनौती दे रहा है। इसको लेकर के चीन के अंदर बहुत जबरदस्त शंका है, और इसीलिए मैं दूसरा खतरा बता रहा हूं। अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के पीछे भी चीन खड़ा हो गया है। कल को अगर पूर्वी बॉर्डर पे कोई दिक्कत होती है बांग्लादेश के साथ, तो वहां भी चीनी हथियार आपको मिलेंगे। वो इकोनॉमिकली भी सुपर पावर है, 19 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और वो उतना अपने डिफेंस पे खर्चा कर सकता है जितना पूरे भारत की इकोनॉमिक साइज की है। हम अगर 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो 4 ट्रिलियन डॉलर चाइना अपने डिफेंस इंडस्ट्री में खर्च कर सकता है। क्या भारत के पास वो सोच है? क्या उसकी कोई रणनीति है? आप तमाम बीजेपी के नेताओं से और सरकार में इंटरेक्ट करते हैं, आपके पास क्या जानकारी इसकी? देखिए आशुतोष, भारत के पास चीन को लेकर के बड़ी भ्रम की स्थिति है। ऐसे में हमको चीन के साथ वही करना चाहिए तो चीन हमारे साथ कर रहा है। कैसे? हमें चीन के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं जाना चाहिए, हम जाने की स्थिति में नहीं है। हमें उससे अपने ऊपर के रिश्ते, जैसे कहते हैं ना कि हंसी मजाक, यारी दोस्ती, शादी ब्याह, सब जगह आप मिलते जुलते रहिए, लेकिन सावधानी के साथ, अपने को मजबूत करते हुए, अपने को तैयार करते हुए। आप उसमें भरोसा मत रखिए, लेकिन उससे भिड़िए मत। तो आप एक लिहाज रखते हुए, रिश्ते बढ़ाते हुए, आप उसको, जिस तरह चीन हमें भ्रम में रखता है, हमको भी उसको भ्रम में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। झलक कुलकर्णी, आपको क्या लगता है, आर वी रियली प्रिपेयर्ड टू फेस दिस क्राइसिस? देखिएगा मशीनरी, यस, बट द मैन बिहाइंड द मशीन आल्सो मैटर्स। अब अगर चीन पीछे है, तो क्या ये स्ट्रेटजी आत्मघाती स्ट्रेटजी नहीं साबित होगी कि चीन की लगातार ये रणनीति रहेगी कि आपको? हम समझ पा सकते हैं कि चीन की रणनीति होगी, जैसे मेरे मित्रों ने इतनी गहराई से हमें समझाया है, मगर आपकी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपके पास आजकल जो युद्ध होता है, युद्ध आपके बंदूकों से नहीं जीती जाती, युद्ध जब जीती जाती है जब आपका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव है। आपका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव कैसे शेप करते हैं, उससे इवॉल्व कैसे करते हैं, उसको फिर पैन आउट कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ करेक्शन कैसे करते हैं। हम तो चुप बैठे हैं, ये मुझे पता नहीं लग रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैंपेन की स्ट्रेटेजी इवॉल्व नहीं कर सकते। उसके आपको डू यू वांट हेल्प फ्रॉम अदर्स, नहीं कर सकते। बिल्कुल कपिल साहब, जब आप जैसे वरिष्ठ आदमी जब ये बात कह रहे हो, तो मुझे लगता है कि देश को भी सुनना चाहिए बहुत ध्यान से, और साथ ही साथ सरकार को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर चीन इस तरीके की हरकत कर रहा है और हमारे बॉर्डर्स लगातार असुरक्षित हो रहे हैं और एक बड़ा षड्यंत्र भारत को घेरने की जा रही है क्योंकि भारत आगे न बढ़ पाए, तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी रणनीति को उसी हिसाब से कैलिब्रेट करनी चाहिए, और उसी हिसाब से जो देश के बेस्ट ब्रेन्स हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो स्ट्रेटजी में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, उन सबको मिलकर एक कोहेसिव यूनिट की तरीके से काम करना पड़ेगा। तब तो हम इस खतरे का मुकाबला कर पाएंगे, अन्यथा बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे। और बड़े दुख की बात है, मैं एक पत्रकार होने के नाते, और हमारा विजय और विनोद जी का तो खैर तकरीबन 3 दशक से ज्यादा का वक्त है। वाकई में आपने बिल्कुल सही बात कही। जब उस दिन हमने देखा कि हमारा इस्लामाबाद पे हमने कब्जा कर लिया है, तो मेरा सिर तो शर्म से झुक गया। इतना ही नहीं, खबर यह भी थी कि वहां के आर्मी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, वहां कू हो गया। जी कू हो गया, और मैं रात को 1:30-2 बजे तक कंफर्म करता रहा, भाई ये क्या हो रहा है। ये वाकई में पत्रकारिता के नाम पे शर्म है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता के साथ, अगर मैं होता वहां पे, तो ईमानदारी की बात है, जिस भी रिपोर्टर ने खबर की होती, पूरी टीम को मैं डिसमेंटल कर देता और अगले 20 साल तक पत्रकारिता न करे, ये मैं इंश्योर करता। जी विनोद जी, जब ये सारा चल रहा था, ये फर्जी वाला इशू कहते हैं मीडिया का, तो हमारे यहाँ जो डिजिटल की टीम है वो भ्रमित हो गई कि सर क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उनको क्या पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत से मजबूत हो रही है?
मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मूर्ख है। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो, चाइना को कह सकते हो। लाल आंखें तो दिखाई रहे थे। लांग दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। वहां से क्यों नहीं आपत्ति आती है? वहां क्या लाल? क्योंकि ये इसके बारे में उनके पास इतनी बड़ी दस्तावेज है। न गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया। हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, हाँ, जयशंकर को विदेश मंत्री बनाते हैं, तो ऐशो आराम की वजह से? ये तो सीधा आरोप। आरोप क्या है? मैं सब जगह कहता हूं तुम लोग। दोस्तों, जिन मोदी के लिए कहा जाता था कि उनके एक फोन पर, जस्ट वन कॉल, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक सकता है, जो मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और चाहे रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, कोई भी ताकत हो, मोदी की बात सुनती है, मोदी की आवाज सुनती है। आखिर वो मोदी ईरान और इजराइल के इस युद्ध में, इस 12 दिन के युद्ध में इतना खामोश क्यों रहे? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ और इजराइल ने ईरान पर हमला बोला, उसके मिलिट्री कमांडर, टॉप मिलिट्री लीडरशिप ढेर कर दी, उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, तो भी भारत चुप था, मोदी जी चुप थे। और जब युद्ध विराम हुआ अमेरिका और रूस के इशारे पर, उस वक्त भी मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, तब भी मोदी जी खामोश रहे। अब सवाल यह है कि ये जो रहस्यमय खामोशी है मोदी जी की, प्रधानमंत्री की, सरकार की, हमारे मुल्क की, इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई प्रेशर है हमारे मुल्क पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर, जहां सबसे बड़ी आबादी रहती है? शर्मनाक इसलिए कि भारत की ओर से राजनाथ सिंह और डोवाल वगैरह वहां पर थे, और वहां पर ज्वाइंट कम्युनिकेशन तो इशू नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों में भारत में स्टोरी सुनाई गई कि राजनाथ सिंह ने अपने पेन यूज नहीं किया, पेन रख दिया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पहलगाम का जिक्र नहीं था, जबकि जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान के जिक्र थे। जब आपत्ति उठाई गई तो उन्होंने कहा कि यही कम्युनिकेशन रहेगा, चेंज नहीं किया जाएगा, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे। अब साइन नहीं करेंगे तो ज्वाइंट कम्युनिकेशन इशू नहीं हुआ। फिर राजनाथ सिंह का उससे पहले एक स्टेटमेंट आता है कि वन कंट्री हु इज स्प्रेडिंग द टेरर ऑल ओवर, ही शुड बी कंडेम्ड बाय द एससीओ समिट। लेकिन राजनाथ सिंह वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कूटनीति के अंदर कि उस कंट्री का नाम ले सके। है ना, है कमाल की बात। राजनाथ सिंह हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस कंट्री का नाम ले सके, लेकिन बाकी सारे कंट्री से एक्सपेक्ट करने लगे कि वो उस कंट्री का नाम लेके क्या कहते हैं, उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें, जिसका नाम पाकिस्तान है। जब भारत कूटनीतिक रूप से इतनी हिम्मत नहीं रखता, इतना करेज, इतना साहस नहीं रखता कि भाई अल्टीमेटली आप उसको अपना नाम लो, उसके आगे वहां पे पाकिस्तान का नाम लो, कंडेमनेशन में आपने नहीं लिया। दूसरी बात, जब राजनाथ अपनी स्पीच भी दे चुके तो उसके बाद एक और हादसा होता है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ की स्पीच आती, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसपे राजनाथ सिंह को आपत्ति हुई। राजनाथ सिंह उसके ऊपर बोलना चाहते थे, बाद में उनको चाइना ने अलाउ नहीं किया, जो कि चेयरमैन था। चाइना ने इसलिए अलाउ नहीं किया, बोलते यहां पर क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, ना ही किसी की रिप्लाई दी जाती है, सबकी अपनी अपनी स्पीचेज है, बोल के चले जाते हैं, और यहां पर दोबारा स्पीच देने की आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो राजनाथ तिल मिला के रह गए कि मुझे दोबारा स्पीच देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, मुझे अपने पॉइंट्स रखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बोलते नहीं, यहाँ पे आर्गुमेंट्स नहीं होते, सबकी अपनी अपनी स्पीच है, सब अपनी स्पीच देकर चले जाते हैं और आपको सुनना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और हमारी परंपरा भी ये नहीं है कि हम आपको 2 बार बोलने का मौका दें यहाँ पर। इससे भारत को और तिलमिलाहट हुई, और खासतौर से राजनाथ सिंह को तिलमिलाहट हुई कि मुझे जो ख्वाजा आसिफ ने जो इल्जामात लगाए थे भारत के ऊपर, उसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो पहला तो ये होगा कि भारत उस हिम्मत को नहीं जुटा पाया जिसके द्वारा कि वो पाकिस्तान का उस मंच पर जाकर नाम लेता, और फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया, ये कह के कि पहलगाम नहीं था। लेकिन ये उम्मीद करना ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद में जो उनका अपना स्टेटमेंट आता है कि सम कंट्री is spreading the terror in the world and he should be named by the SCO summit। तो भैया वो सम कंट्री कौन सा बताओ तो सही। तो इंडिया खुद नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन चाहता है कि बाकी एससीओ के जो कंट्री थे, समिट के जो कंट्री थे, वो उसका नाम लेके उसकी मजम्मत करें, उसको कंडेम करें, क्रिटिसाइज करें। अगर भारत के अंदर ये हिम्मत नहीं है, अगर भारत की सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि एससीओ के मंच पर अंतरराष्ट्रीय समिट के अंदर पाकिस्तान का नाम ले, तो फिर उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कोई उनको सपोर्ट करेगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के अंदर हम आइसोलेटेड है और हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। अभी तो यहां पर हुआ है, कल को यही सीन आपका, शायद अंदर ही अंदर से सरकार बहुत डरी हुई है कि पाकिस्तान तो इस टाइम आइसोलेट। क्या हम पर कोई प्रेशर है जिसकी वजह से हम दिल की बात कहने में घबरा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? अब ये जो सवाल है, जो खामोशी है, मिस्टीरियस साइलेंस, रहस्यमय खामोशी, कोशिश करूंगा इस वीडियो में
उस राज को खोलो आपके सामने। अब सच्चाई यह है कि ईरान में आज की तारीख में जो इस्लामी हुकूमत है, उस हुकूमत के जो रिश्ते भारत की मिट्टी से, ऐसे रिश्ते इस हुकूमत के दुनिया के किसी मुल्क से नहीं है। वो चाहे अफगानिस्तान हो, वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे इराक हो, वो चाहे फिलिस्तीन हो, ऐसे रिश्ते जो भारत के साथ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मोदी जी का फेलियर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि हमारे आंखों के सामने दो मुल्क जंग लड़ रहे हैं, दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी कोई भूमिका नहीं? और जब इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया तो वो एक ऐसा मौका था जिसमें कि भारत को साफ तौर पर स्टैंड लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये गलत हुआ। जब यूएस ने अपने बम छोड़े ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर, वो एक ऐसा मौका था जब भारत को एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। और देखिए, विदेश नीति में आपका जो राष्ट्रीय हित है वो सर्वोपरि है, लेकिन भारत जैसे देश के विदेश नीति में एक नैतिकता का इनपुट बराबर रहा है। हम जहां नैतिकता का सवाल रहा है वहां पर कभी हमने बिल्कुल खामोश रहने का काम नहीं किया है। हमने बोला है, साफ सामने आके बोला है। और इसीलिए मुझे सख्त अफसोस है एक भारतीय के नाते कि इतना बड़ा कांड हुआ इजराइल, और आज गाजा पट्टी में कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने दिनों से मारे जा रहे हैं, बेबस महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। दीपक जी, आज तक भारत ने कुछ बोला इस पर? इतनी बड़ी ये फेलियर है हमारी। मोदी जी का एक पॉलिसी है, चुप रहो, खामोश रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ गड़बड़ हो गया उसी खामोशी के चलते। हमको स्टैंड लेना चाहिए था जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। हमको स्टैंड लेना चाहिए था जब अमेरिका ने क्लियरली हमला किया ईरान के परमाणु ठिकानों पर। लेकिन हम खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? क्योंकि हम क्या इजराइल और यूएस से डरते हैं? क्या डर गए हम? क्यों खामोश रहे? जी, क्यों हम बिल्कुल भूल गए कि भारत की एक परंपरागत नीति रही है इन सब मामलों में? ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे सामने इस तरह के मुद्दे आए, हमने पहले भी इस तरह के मुद्दे। जी, आप तो विदेश मंत्री रहे, आप कोई पत्रकार नहीं। मैं किसी पत्रकार का इंटरव्यू तो कर नहीं रहा, मैं देश के पूर्व विदेश मंत्री का इंटरव्यू कर रहा हूं। एक ऐसा शख्स जो विदेश नीति में जिस आपका इतना मान सम्मान है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मोदी जी खामोश क्यों रहे? मैं देश के विदेश मंत्री से पूछ रहा हूं कि भाई सिन्हा साहब ये बताइए, मिस्टर मोदी साइलेंट क्यों थे? मैं वो वजह जानना चाह रहा हूं, क्यों हो सकते हैं? मतलब मुझे क्लियर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है जब तक कि, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अमेरिका का मोदी जी के ऊपर इतना दबाव है किसी कारण को लेकर, जिसके चलते मोदी जी कभी भी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। और अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा था, इसीलिए उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबाजी की। इजराइल और अमेरिका एक साथ खड़े थे और मोदी जी तटस्थ नहीं थे, मोदी जी उनके साथ खड़े नजर आए। खामोश रहकर मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि मैं इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कभी किसी इश्यू पर स्टैंड नहीं लूंगा। अब इस पीछे क्या राज है, कौन सा दबाव ट्रंप इनके ऊपर बनाते हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जाहिर है कि मोदी जी अमेरिका के दबाव में लगातार काम करते रहे हैं और इस गंभीर मुद्दे पर भी उन्होंने उसी तरह काम किया। लेकिन सिन्हा साहब, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे, आप अफसर भी रहे, आप मंत्री भी रहे और टॉप लेवल पर रहे, आईएएस ऑफिसर होना। इधर पाकिस्तान हमें मार रहा था, उधर गोदी मीडिया इस्लामाबाद फतह कर रहा था। आर्मी चीफ ने सब कुछ सच बता दिया, किस तरह अमेरिका ने हमारी जान बचाई, भारतीय मीडिया का कहना है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।